हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 4 सेम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूनिट 3 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स एंड इट्स सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स का क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम ऑफ मेटल है और अगर आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, मींस amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of metal through 1 degree Celsius is known as specific heat of metals। देखिए स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स में एक एनोमली पाई जाती है, मींस एक विसंगति पाई जाती है, और वो एनोमली ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंटली स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स कैलकुलेट करते हैं और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर, तो हम ये देखते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होती है मेटल्स की, वो एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि होती है 3R, उससे ज्यादा नहीं होती इवन एट हाई टेम्परेचर, और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 इंटू आर, मीन्स 3R, जहां पर R जो है वो गैस कांस्टेंट है। मीन्स अगर आप हाई टेम्परेचर पर भी किसी मेटल को ले जाते हैं तो उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो 3R से एक्सीड नहीं करती। बट जब हम क्लासिकल स्टैटिक्स अप्लाई करके स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स डिटरमाइन करते हैं तो वो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच होती हुई नहीं दिखाती। एक्सपेरिमेंटली तो हमें ये दिखाई देता है कि जो स्पेसिफिक हीट है मेटल्स की वो 3R से एक्सीड नहीं होगी, बट जब हम क्लासिकल स्टैटिक्स अप्लाई करके मेटल्स की स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करते हैं तो वो 3R से ज्यादा निकलती हुई दिखाई देती है, और वो निकल के आती है 9/2R, मींस 4.5R, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3R। तो इसी विसंगति को, इसी एनोमली को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसकी स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। Experiments show that the specific heat of metals does not exceed at values of 3R even at very high temperature। जब हम एक्सपेरिमेंटली किसी भी मेटल्स का स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर, तो हम ये देखते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होती है मेटल्स की वो एक कांस्टेंट वैल्यू 3R से एक्सीड नहीं होती इवन एट हाई टेम्परेचर, जहां पर R जो है वो गैस कांस्टेंट है। Theoretically, the specific heat of metals shall get contributions from atoms as well as from free electrons। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी मेटल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन एटम्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो स्पेसिफिक हीट होगी मेटल्स की, उनमें दोनों का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। स्पेसिफिक हीट ड्यू टू एटम्स का कंट्रीब्यूशन भी होगा और स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो अगर हम ऐसे लिखें कि जो स्पेसिफिक हीट होगी मेटल्स की, स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट करते हैं CV से, विच इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो मेटल्स का होगा उनमें एटम्स का कंट्रीब्यूशन भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन भी होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ एटम्स को हम डिनोट करेंगे CV एटॉमिक से, और स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करेंगे CV इलेक्ट्रॉनिक से। तो इन दोनों को ऐड करके ही हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आने वाले सेक्शंस में हम क्या करेंगे, CV एटॉमिक की वैल्यू फाइंड करेंगे, CV इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे यूजिंग क्लासिकल स्टैटिक्स। और क्लासिकल स्टैटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसी बेसिक लॉ को हम यूज करते हुए इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर हम इन दोनों की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्लासिकल स्टैटिक्स से सीवी मेटल्स हमारे पास कितना निकल के आता है, और ये सारा काम अब हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स में एटम्स का कंट्रीब्यूशन भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन भी होगा। अब हमें एटम्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा और इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा इन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, वो डिटरमाइन करना है, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, और वो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और स्पेशली क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें क्या कहती है कि अगर हम कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लें या फिर कोई मेटल ले लें और उसका टेम्परेचर अगर हम लो कर दें और टेम्परेचर लो करते करते उसका टेम्परेचर हम 0 केल्विन कर दें, तो क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें ये कहती है कि एट 0 केल्विन जो एटम्स होंगे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में वो रेस्ट में होंगे, और इस केस में जो एनर्जी होगी सॉलिड सब्सटेंस की वो 0 मानी जाएगी। बट स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं सॉलिड सब्सटेंस का, तो क्या होता है, तो जो एटम्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब वो वाइब्रेट कौन कौन सी डायरेक्शन में कर सकते हैं? Each atom is free to vibrate along all the 3 coordinate axes। हमारे पास 3 coordinate axes होती हैं x, y, z, और x में भी हम पॉजिटिव x एंड नेगेटिव x की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एटम लिया है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड सब्सटेंस का तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा, पॉजिटिव x की तरफ वाइब्रेट करेगा, माइनस x की तरफ भी वाइब्रेट करेगा, पॉजिटिव y की तरफ भी वाइब्रेट कर सकता है, नेगेटिव y की तरफ भी वाइब्रेट कर सकता है, पॉजिटिव z की तरफ भी वाइब्रेट कर सकता है, माइनस z की तरफ भी वाइब्रेट कर सकता है। तो अगर हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करें तो हमारे पास 6 डायरेक्शन निकल के आती हैं, पॉजिटिव x, माइनस x, पॉजिटिव y, माइनस y, पॉजिटिव z एंड माइनस z। तो वो इन 6 डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर सकता है। तो इस केस में एटम के जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेंगे वो 6 बनेंगे, क्योंकि वो 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में फ्रीली वाइब्रेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें यह कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, वो होती है हाफ के टी, जहां पर के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ के टी एनर्जी एसोसिएटेड है तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, वो होगी 6 इंटू हाफ के टी, दैट इज 3 के टी। तो हर एटम की जो एनर्जी होगी वो होगी 3 के टी। और अगर हम ये मान लें कि पूरे सॉलिड के अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो पूरे सॉलिड की एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी n मल्टीप्लाई एनर्जी ऑफ ईच एटम, दैट इज 3 kT, और ये आपको मिलेगा 3n kT, और ये होगा हमारा एटॉमिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप इसकी थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे। According to classical kinetic theory of matter, the atoms of a solid substance metal are at rest at absolute 0 temperature, that is 0 Kelvin। क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें ये कहती है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के जो एटम्स होंगे वो रेस्ट में होंगे at absolute 0 temperature, means 0 Kelvin के ऊपर। When temperature is raised, the atoms are set into vibrations about their mean position। जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अबव 0 केल्विन करते हैं, तो एटम्स को एनर्जी मिल जाती है और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे मैंने यहाँ एटम ए को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एंड माइनस एक्स में वाइब्रेट करते हुए दिखाया है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। According to law of equipartition of energy, the energy associated with each degree of freedom is half kT। Law of equipartition of energy ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है और वो होती है हाफ kT, जहां पर k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। As each atom is free to vibrate along 3 coordinate axes, so each atom has 6 degrees of freedom। क्योंकि हर एटम जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y, z के अबाउट फ्रीली वाइब्रेट कर सकता है, तो उसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेंगे, प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y प्लस z माइनस z को मिला के वो बनेंगे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
टोटल एनर्जी ऑफ ईच एटम, अगर एटम के पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड है, तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, मींस एक एटम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, वो होगी 6 इंटू हाफ kT, दैट इज 3 kT। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम कर चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने ईच एटम की एनर्जी फाइंड कर ली थी, जो कि निकल के आई थी 3 kT। तो अगर हम 1 ग्राम सॉलिड की बात करें जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर मींस n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 1 ग्राम सॉलिड की टोटल एनर्जी कितनी होगी, वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई 3 kT बाय n। तो आप लिखेंगे so total energy of 1 gram of solid containing n means Avogadro number of atoms is given by, तो जो टोटल एनर्जी होगी 1 ग्राम सॉलिड की जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होंगे उसको हम डिनोट करेंगे, उस टोटल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे ई एटॉमिक। इट इज ड्यू टू 1 ग्राम ऑफ सॉलिड एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 3 kT मल्टीप्लाई n। एक एटम की एनर्जी इतनी थी, अगर n एटम्स होंगे तो n इंटू 3 kT हो जाएगा। तो हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, करली ई बाय करली टी होता है। तो हमें निकालना है CV एटॉमिक। तो CV एटॉमिक कैसे निकालेंगे, CV एटॉमिक इज इक्वल टू करली ई एटॉमिक बाय करली टी। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट C एटॉमिक। तो आप करिए करली बाय करली टी 3n kT इज इक्वल टू 3n k कांस्टेंट है, करली टी बाय करली टी आ जाएगा। सो यू विल गेट 3n k और n एवोगैड्रो नंबर है जो कि कांस्टेंट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और n इंटू k भी एक कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट R। तो n k की जगह हम R लिख देंगे। सो CV एटॉमिक इज इक्वल टू 3R। तो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स में एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 3R होगा, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है वो हम फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने CV एटॉमिक की वैल्यू फाइंड कर ली थी, जो था कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स टुवर्ड्स द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, और CV एटॉमिक की वैल्यू 3R निकल के आई थी। अब हम फाइंड करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एज द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल्स आर फ्री टू मूव अलोंग द 3 एक्सिस, सो ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। किसी भी मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट कंडक्शन प्रॉपर्टी शो करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो, चाहे वो थर्मल कंडक्शन हो एटसेट्रा। और हर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस XYZ के अलोंग मूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, हाफ kT होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विव पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, मींस एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, आइए वो देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 3 इंटू हाफ kT। इलेक्ट्रॉन के पास है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी ईच इलेक्ट्रॉन की 3 इंटू हाफ kT। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं मेटल के अंदर जितने भी एटम्स हैं तो हर एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, मींस हमारे पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम अवेलेबल है। तो 1 ग्राम सॉलिड अगर हम लें जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो हमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है तो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, आइए वो फाइंड करते हैं। Assuming 1 free electron per atom, then total energy of all electrons in 1 gram of solid containing n Avogadro number of atoms is given by। हम मान लेते हैं कि पर एटम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और 1 ग्राम सॉलिड के अंदर जिसके अंदर इतने n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो हमारे पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इन n इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम E इलेक्ट्रॉनिक से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। This is the energy of each electron, so multiply by n, you will get total energy of all electrons is equal to 3n kT by 2। अब हमें निकालना है CV इलेक्ट्रॉनिक, वो हम कैसे निकालेंगे, इस E इलेक्ट्रॉनिक का
टाइम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मींस करली ई इलेक्ट्रॉनिक बाय करली टी, और जब हम इसका टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2 क्योंकि ये कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव टी के साथ 1 हो जाएगा, एन के को हम आर लिख देंगे। तो हमने सीवी इलेक्ट्रॉनिक भी फाइंड कर लिया है जो कि है कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स सीवी एटॉमिक और सीवी इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे और फाइंड करेंगे कि आखिरकार सीवी मेटल्स क्या निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स हमने सीवी एटॉमिक एंड सीवी इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू फाइंड कर ली थी सेकंड और थर्ड इक्वेशन पे। अब हम इनको यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में सो दैट वी कैन फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स फ्रॉम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। यूजिंग 2 and 3 in 1 we get CV metals is equal to CV atomic है 3R, CV इलेक्ट्रॉनिक है 3R/2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9R/2, जबकि एक्सपेरिमेंटली जो हमें वैल्यू मिल रही थी वो 3R मिल रही थी और ये वैल्यू जो है वो 3R से काफी ज्यादा है। तो क्लासिकल स्टैटिक्स जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता और ये काम बहुत ही एलिगेंटली सॉल्व किया गया बाय फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो हमारा स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स हमें दिखाई दे रहा है कि एक्सपेरिमेंटली 3R आ रहा है और थ्योरेटिकली हमारे पास 9R/2 आ रहा है। इसको सॉल्व किया गया बाय फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो आप ये लाइन लिखेंगे विच इज टू हाई एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ 3R। ये वैल्यू जो निकल के आई है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 3R से ज्यादा निकल के आई है। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स और इसी को हम बोलते हैं मेटल्स की स्पेसिफिक हीट में पाई जाने वाली विसंगति जो कि क्लासिकल स्टैटिक्स से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, विच वाज सॉल्व्ड बाय फर्मी डिराक स्टैटिक्स इन वेरी एलिगेंट मैनर। और इसको फर्मी डिराक स्टैटिक्स जो है वो बहुत एलिगेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और वो कैसे सॉल्व करती है ये हम जानेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि जो स्पेसिफिक हीट निकल के आई थी एक्सपेरिमेंटली वो थी 3R और जो क्लासिकल स्टैटिक्स से हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ मैटर्स निकल के आ रही थी दैट वाज 9/2R। तो क्लासिकल स्टैटिक जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ एनोमली ऑफ मेटल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। आइए देखते हैं कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स ने स्पेसिफिक हीट एनोमली को ऑफ मेटल्स को कैसे रिमूव किया। According to FD statistics, the electronic contribution to specific heat of metals is given by FD statistics के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स उसकी जो एक्सप्रेशन होता है वो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। एक्चुअली जब हमने FD स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी किया था तो वहां पर हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड किया था। तो उस केस में सीवी इलेक्ट्रॉनिक जो निकल के आता है अकॉर्डिंग टू एफडी स्टैटिस्टिक्स वो निकल के आता है 1/2 m² k² EF0T, जहां पर EF0 है फर्मी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं इसको एक कांस्टेंट पुट कर सकते हैं लैम्डा सीवी इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का contribution होता है towards specific heat it is directly proportional to temperature of the metal where lambda is equal to half n k² EF0। अब डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड जो अगेंस्ट FD स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है वो हमें क्या कहता है कि जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स स्पेसिफिक हीट वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³ के। तो इसको हम T³ लॉ भी कहते हैं। ये हमने डिवाई मॉडल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इसको पूरा ड्राइव किया था हमने कि सीवी एटॉमिक जो है वो कैसे T³ के प्रोपोर्शनल निकल के आता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाएंगे तो वो निकल के आएगा CV एटॉमिक इज इक्वल टू बीटा T³। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। डिबाई मॉडल की कंप्लीट वीडियो जो है कंप्लीट डेरिवेशन जो है इस चीज की वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सीवी मेटल क्या होगा सीवी एटॉमिक प्लस सीवी इलेक्ट्रॉनिक। सीवी एटॉमिक है बीटा T³ प्लस सीवी इलेक्ट्रॉनिक है लैम्डा टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद इस रिजल्ट से हमें क्या क्या कंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स का एक्सप्रेशन फाइंड किया था जो कि निकल के आया था बीटा T³ प्लस लैम्डा टी। देखिए स्टूडेंट जब हमारा टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होगा तो फर्स्ट पॉइंट का केस है जब हमारा टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होगा तो हमारा बीटा T³ टर्म जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर स्मॉल होगा तो T³ जो है वो और भी ज्यादा स्मॉल निकल के आएगा।
तो उस केस में हमारा ये वाला टर्म जो कि सीवी इलेक्ट्रॉनिक है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा और सीवी एटॉमिक का कंट्रीब्यूशन जो है वो सीवी मेटल्स में कम रहेगा। तो इस केस में सीवी एटॉमिक विल बी लेस देन सीवी इलेक्ट्रॉनिक, मींस ये टर्म कम रहेगी, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा सीवी इलेक्ट्रॉनिक का। एट लो टेम्परेचर 1.5 केल्विन टू 3 केल्विन, तो इस केस में जब हमारा टेम्परेचर 1.5 केल्विन टू 3 केल्विन होगा जो कि अगेन लो टेम्परेचर है, उस केस में भी इसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस टर्म, क्योंकि टर्म जो होगी वो स्मॉल होगी एट लो टेम्परेचर। तो इस केस में सीवी इलेक्ट्रॉनिक दैट इज लैम्डा टी टर्म डोमिनेट करेगी। अबव 3 केल्विन, 3 केल्विन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टर्म का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा और इस टर्म का कंट्रीब्यूशन कम होने लगेगा। तो अबव 3 केल्विन ये टर्म जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी, इसका ज्यादा डोमिनेशन रहेगा टुवर्ड्स स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, बीटा टी क्यूब टर्म डोमिनेट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर 3 केल्विन से कम है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स एज कंपेयर टू एटम्स। तो ये लाइन लिख के आप एंड करेंगे। बिलो 3 केल्विन फॉर मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर चीफ कंट्रीब्यूटर्स टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स। तो लो टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन रहता है टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स एंड इट्स सॉल्यूशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।